60 कल वाला पॉइंट लेबर का कवर करने के बाद आज इंशाल्लाह मैं आपको रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ एफओएच सिखाऊंगा। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ एफओएच। बेटा प्लीज ये देखें क्या लिखा हुआ है। लेबर के लिए पढ़ें जरा, क्या लिखा हुआ है लेबर के लिए। कौन सी लेबर थी जी? सेमी स्किल्ड। जी क्या लिखा हुआ है सेमी स्किल्ड के लिए? सेमी स्किल्ड लेबर इज करंटली फुली एम्प्लॉयड। अंडरलाइन करें, फुली एम्प्लॉयड, बिजी है, but could be diverted from a product which earns a contribution after semi-skilled labor of rupees 6 per semi-skilled labor hour। जहां वो लेबर काम कर रही है वहां कैलकुलेट किया गया कि कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना आ रहा है, 6। अब अगर मैं वहां से लेबर को लेकर आता हूं, कल कौन सी वर्किंग पे स्टॉप किया था? 2। अब अगर मैं वहां से लेबर को लेकर आता हूं तो लेबर को पे करना पड़ेगा भाई, लेबर को पे करना पड़ेगा, लेबर को पे करना पड़ेगा। क्या रेट है उसका? क्या है रेट है उसका? 7 पर आवर। अब जो बच्चे 20 कह रहे हैं उधर भी आता हूं मैं, 2 मिनट वेट कर लें। 7 पर आवर कितने आवर्स चाहिए भाई? कितने आवर्स चाहिए? 75 आवर्स इंटू 7 प्लस क्या देना पड़ेगा? बिजनेस हमें अपना लॉस कंट्रीब्यूशन भी चार्ज करेगा। ये तो हम दे देंगे शाम को लेबर को, और शाम को ही बिजनेस की कॉल आ जाएगी। क्या कहेगा बिजनेस? तुम्हारी वजह से मुझे 6 पर आवर का नुकसान हुआ, ये तुम्हें चार्ज होगा। जरा देखें कितना बना, 970 टोटल, दोनों को मिलाकर। अब आप कहेंगे नहीं जनाब ये तो बहुत ज्यादा है। एक ये कहां से आया? 75 और 6। कल भी जब हमने क्वेश्चन किया तो शाम को ये लेबर को पे किए थे। अब जहां से हम 75 आवर्स लेकर आए हैं वहां कितने घंटे काम नहीं होगा? 75, और हर घंटे के बदले बिजनेस को कितना नुकसान होगा? 6 रुपए पर आवर। तो इसका मतलब ये बिजनेस को नुकसान हुआ, लेकिन चार्ज किसे किया जाएगा? इस प्रोजेक्ट को। और ये पैसे हम किसे देंगे? ये लेबर को देंगे। अब सुने, ये जो पेमेंट है ये एक्चुअल आउटफ्लो है। ये जो पेमेंट है ये क्या है? एक्चुअल आउटफ्लो है बिजनेस का ही। बिजनेस ही पे करेगा, लेकिन किसके लिए? इस सेगमेंट के लिए। और ये प्रैक्टिकल आउटफ्लो नहीं है, ये तो कहीं हमारा इनफ्लो होना था, नहीं हुआ। और जो इनफ्लो होना हो और किसी प्रोजेक्ट की वजह से ना हो तो वो लॉस किसे बर्दाश्त करना पड़ेगा? उस प्रोजेक्ट को जिसकी वजह से वो नहीं अकर होगा। अब जब मैंने उसे कहा भाई 975 तो बहुत ज्यादा है, तो देखो क्या कहता है। जी बच्चों क्या कह रहे हैं?
ऑल्टरनेटिवली सेमी स्किल्ड लेबर कुड बी हायर्ड। कल भी एक बच्ची ने ये पॉइंट पूछा था जिसे मैंने कहा था ऑल्दो कुड बी हायर्ड, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑल्टरनेटिवली सेमी स्किल्ड लेबर कुड बी हायर्ड, लिखे मार्केट लेबर, ये मार्केट लेबर है। कितने का मिल रहा है मार्केट से? अब अगर मैं मार्केट में जाऊं और 75 घंटे हायर करूं तो हर घंटा कितना बना? अब बताएं, एक्सक्यूज मी बेटा, मैंने डिसीजन लेना है विच एवर इज, बताएं, लोअर पे, क्योंकि डिसीजन मेरे पास है। और अगर बिजनेस के पास कोई अपॉर्चुनिटी होती और वो हमें ये चीज देता तो वो हमसे क्या क्लेम करता? अपनी अपॉर्चुनिटी का हायर। तो कॉस्ट हो तो लोअर, और अगर बेनिफिट हो तो जो हमें ये बेनिफिट दे रहा है वो अपनी तरफ से हायर क्लेम करेगा। लिख रहे हैं लोअर कितना बना? ₹975। सॉल्यूशन में लिखना है जी। क्या पिछले पेज पे जाएं बेटा, क्या लिखा? सेमी स्किल्ड, सॉरी बच्चा, पहले हमने रामलाल के क्वेश्चन से मटेरियल और लेबर किया, फिर अब फ्लैश हार्ट के क्वेश्चन से यही दो चीजें हमने डिस्कस की। दोबारा नोट्स पे चले जाएं। $550 टॉप पे पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? शाबाश, क्या लिखा हुआ है? रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। जी बच्चों, एक्सक्यूज मी बेटा प्लीज। ओवरहेड्स में कुछ वेरिएबल होती हैं और कुछ, अब वेरिएबल बड़ा आसान है, बड़ा मासूम सा हो, कॉस्ट रिसोर्स है। क्यों? क्या लिखा है? कॉस्ट टू बी इनकम। इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो रेट होगा उसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसी क्वेश्चन में रेट पर स्किल्ड लेबर आर हुआ तो स्किल्ड आर से, पर सेमी स्किल्ड हुआ तो सेमी स्किल्ड के, पर अनस्किल्ड हुआ तो अनस्किल्ड के, और अगर सिर्फ ये लिखा हुआ पर लेबर आर फिर क्या करेंगे? फिर सबको जमा करके, फिर सबको जमा करके। चले पहले मैं इसी क्वेश्चन से आपको वेरिएबल एफर्ट्स दिखा दूं, क्योंकि सिंपल है, ज़्यादा उसमें टेक्निकलिटी नहीं है। फ्लैश आर्ट पढ़ें ज़रा, ओवरहेड्स के पोर्शन में आ जाए। फ्लैश आर्ट का क्वेश्चन पढ़ते हुए ओवरहेड्स में आ जाए प्लीज। जी बेटा, कितने आवर्स? अब ये 255 कैसे है देखें जरा।
तीनों को जमा करके, जरा कैलकुलेटर पकड़ें, तीनों को जमा करें, 100, 75 और 80, आई थिंक सो यही आएगा। आ गया। अब जरा आए इसके नोट में क्या लिखा हुआ है, द वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट ऑफ ₹3 पर लेबर आर वर्क। वर्क को अंडरलाइन करें, पहले भी सिखाया था। एफओएच किस पे बेस करता है, वर्कड आवर्स पे। टारगेट कॉस्टिंग में सिखाया था। अब सॉल्यूशन पे पहुंचे, लेबर लिख ली सॉल्यूशन में, अब उसके नीचे लिखे वेरिएबल एफओएच। थ्री का रेट था, आंसर बताएं जी। 765। अब सुनो बच्चों, जरा फिक्स एफओएच का रूल देखें। फिक्स ओवरहेड अगर अनअवॉइडेबल हुए जी, कुछ नहीं शामिल करेंगे। यही हमने कहा था कि ये डिसीजन मेकिंग में कोई रोल प्ले नहीं करता, ये तो इररेलेवेंट होता है। ये क्या होता है? अब दूसरी तरफ चले, अगर फिक्स ओवरहेड अवॉइडेबल है तो क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। सिंपल रूल, अनअवॉइडेबल तो इग्नोर करेंगे, अवॉइडेबल तो कंसीडर करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ें, ओवरहेड्स पे पहुंचे, 2 मिनट ध्यान से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। टेक योर टाइम। पीरियड कास्ट हो लेकिन अवॉइडेबल हो, कैसे? अभी इस क्वेश्चन में आ जाएगा, 2 मिनट वेट कर लें। बेटा प्लीज बातें नहीं। जी बेटा क्या कहे, द फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ₹2 पर आवर इज डिजाइन टू कवर जनरल ओवरहेड्स। अब जाएं पिछले डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में, अपने रजिस्टर को ओपन करें। सर ने अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट के कई नाम बताए थे। पहुंचे जरा, वो नाम ढूंढने जरा प्लीज, बार बार यूज होने, अभी ढूंढ लें प्लीज, प्लीज ढूंढें, शाबाश। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट के नाम लिखवाए थे। अनअवॉइडेबल के भी लिखवाए थे भाई। भाई थे यार, थे। दोबारा लिखवा दूंगा, ढूंढे तो सही। बेटा अगर आप ही की क्लास के स्टूडेंट्स एविडेंस बन गए, विटनेस बन गए, कभी थोड़े से तोपों के रुख अपनी तरफ भी करें। रिक्वेस्ट है आपसे। जी अलीना बताएं। सुनेंगे, सुने। Head office fixed cost, portion fixed cost, fixed approach absorption rate. आप भी बता दें जरा, जिन्होंने ढूंढे। अब आप ढूंढे ना भाई, कहाँ आपने लिखे। जब आपको अपना लिखा हुआ ना मिले तो मेरे दोस्तों क्या बनेगा। नाराज नहीं होना आपने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आपकी कसम, इन बच्चों ने इसी क्लास में लिखा है।
अब दोबारा लिख लें, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लें, नो इशू। देखें भाई, एक्सक्यूज मी, एक बात तो ये याद रखनी है, दोबारा सुने प्लीज। अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में इररेलेवेंट होती है। क्या होती है डिसीजन मेकिंग में? इररेलेवेंट। अब इसके कई नाम है। एलोकेटेड का वर्ड आ सकता है, जनरल का वर्ड आ सकता है, बेटा बातें नहीं यार, पढ़ाने दो। अपोर्शन का वर्ड आ सकता है, हेड ऑफिस कॉस्ट का वर्ड आ सकता है, एब्जॉर्प्शन रेट का वर्ड आ सकता है, एब्जॉर्प्शन रेट, एलोकेटेड, जनरल, अपोर्शन, हेड ऑफिस, एब्जॉर्प्शन रेट, कॉस्ट ऑन, बेटा प्लीज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नंबर 6 में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सीए फाइनल का पॉइंट है, कहीं सिलेबस से बाहर चला जाए तो सिर्फ याद रखिएगा, अगर ये वर्ड भी आ गया तो ये कॉस्ट अनअवॉइडेबल होगी। जी याद करने पड़ेंगे प्यारे भाई आपको सीए की, अगर सैलरी चाहिए तो फिर ये सारे नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। वो लाखों की सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेस पर होगी। अब सुने भाई, क्या लिखा हुआ है, कॉपी कर लें फिर सुने। अब सुनिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। द फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ₹2 पर आवर इज डिजाइन टू कवर जनरल ओवरहेड्स। यहाँ तो दो निशानियां बता दी, एब्जॉर्प्शन रेट भी बता दिया और साथ ये भी लिख दिया जनरल ओवरहेड्स, तो ये तो अनअवॉइडेबल है। और कोई भी अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हमारी डिसीजन मेकिंग का पार्ट क्यों नहीं बनती? क्योंकि इन एनी केस उसने इनकम होना है, चाहे हमारा प्रोजेक्ट हो या ना हो। आगे सुने बेटा प्लीज। जनरल ओवरहेड्स ऑफ द होल बिजनेस ऑफ ₹210, होल बिजनेस को अंडरलाइन कर लें, ये भी निशानी है, हम हो या ना हो 210 रुपए इनकर होंगे। अच्छा जी, हमारे लिए क्या हुआ? द रेंट ऑफ अ वर्कशॉप टू कैरी आउट द मॉडिफिकेशन वर्क, क्या मॉडिफिकेशन वर्क ऑफ ₹100। अब यहां रुके और क्वेश्चन के पहले पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करें, फिर आपको पता चलेगा मॉडिफिकेशन वर्क क्यों किया गया। पढ़ें जरा। ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया था किसी बॉडी के पास्ट पेपर के लिए और मैंने इसमें आपको याद भी किया था। देखें क्या मैन्युफैक्चर करवाया था मैंने, आप जैसा एक एरोप्लेन। ठीक है, देखें पढ़ें। देखें भाई, देखें क्या कह रहा है। डोरे हमें बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए देखें बॉब है, फ्लैश हार्ट है, जानने वाले हैं सबके। फ्लैश हार्ट ने किसी कस्टमर के लिए एक एरोप्लेन बनाया,
वो कस्टमर डिलीवरी लेने नहीं आया। एक और कस्टमर आया बॉब, और उसने क्या कहा कि मैं ये खरीदने के लिए, लेकिन अगर तुम इस जहाज में कुछ मॉडिफिकेशन कर दो, प्लीज प्लीज, ठीक है। अब ये वो मॉडिफिकेशन है जो हम किसके लिए करेंगे? बॉब के लिए। फिर क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि नॉर्मली इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बार बार। ये एक स्टाइल है इस तरह के क्वेश्चंस का। प्लीज पढ़ें, प्लीज सीरियस हो जाए काइंडली। जी भाई। Fleshart runs a business manufacturing aeroplanes. He has recently completed a special custom-built aeroplane for a customer who has become insolvent and is unable to take delivery. Fortunately, please, the customer had paid a non-refundable deposit of 5,000 on ordering the aeroplane, and this money, together with the cash proceeds of ₹4,000 now available from scrapping the aircraft, will cover Fleshart cost. वो जो पुराना कस्टमर था वो हमें कितने पैसे दे चुका? 5,000। और अगर हम इस बने हुए प्लेन को स्क्रैप सेंटर ले जाएं, PIA के जहाज को तोड़ के लोहे के तौर पे बेचने की कोशिश करें, तो कितने पैसे आएंगे? 4,000। दोनों बातों में रखिएगा जहन में। यार प्लीज चुप हो जाओ, अच्छा नहीं लगता बेटा। हर मिनट के बाद मैं आपको एक जुमला बोल रहा हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी, अच्छा नहीं लगता। रिक्वेस्ट है आपसे, आप मुझे बता दें सर, इस तरह आप हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे तो हम बाज आएंगे। प्लीज थोड़ा सा मार्जिन टीचर को दें। राइस की यही एक मसला है कि हम आपके साथ बहुत डाउन टू अर्थ चलते हैं, इसलिए आप लोग ना बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग स्टाइल में आ जाते हैं। अच्छा नहीं लगता, बार बार कह रहा हूँ, बार बार एक ही बात है, हर क्लास में, हर मिनट में, हर सेकंड में। चुप करके सुन लेंगे तो मैं शायद सही तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे। फ्लैशर्ट हैज सडनली मेट अ न्यू कस्टमर। फ्लैशर्ट को एक नया कस्टमर मिला, उसका नाम बॉब है, who is interested in buying the aircraft but only after certain modification. Bob wants to know how much the aeroplane will cost and asks Fleshart to prepare a tender for him. Fleshart has investigated the modification required and prepare a costing statement. He is uncertain about the price at which to tender and has asked you to review his figures for a fee of ₹150. वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ रहा है और कह रहा है मुझे इसे क्या कर दो, रिव्यू कर दो। मैं और आप मिलकर इसको रिव्यू कर रहे हैं। अभी तक हम कहाँ तक रिव्यू करते हुए पहुंच गए? वेरिएबल FOH तक। यू एस्टेब्लिश द फॉलोइंग। अब आ जाए जहां मैंने स्टॉप किया था। पहले मुझे ये बताएं, पहले पैराग्राफ से वो जो 5,000 पुराने कस्टमर ने दिए वो नॉन रिफंडेबल है? बॉब के
साथ मेरी डील में उन 5,000 का कोई रोल जो आप समझते हो? जी नहीं। बॉब होगा तो फिर भी 5,000 आ चुके। बॉब स्क्रीन पर ना आता फिर भी वो 5,000 आ चुके। तो ये तो एक अनअवॉइडेबल इनफ्लो है, आउटफ्लो नहीं है बेटा। क्या है? इनफ्लो। तो 5,000 मेरे डिसीजन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अब एक मोटा रूल दिमाग के अंदर बिठाओ, हर वो कॉस्ट रेलिवेंट है जिससे मेरे डिसीजन के यस और नो में चेंज आ जाए। हर वो रेवेन्यू रेलिवेंट है जो मेरे डिसीजन के यस नो में तब्दील हो जाए। लिखें, की टू रेलिवेंट कॉस्टिंग, की टू रेलिवेंट कॉस्टिंग। हर वो कॉस्ट रेलिवेंट होगी, रोमन में लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा या उर्दू में लिख लें। हर वो कॉस्ट रेलिवेंट होगी जो डिसीजन के यस और नो में डिफरेंट हो, जो डिसीजन के यस और नो में डिफरेंट हो। दूसरा पॉइंट, हर वो रेवेन्यू रेलिवेंट होगा, हर वो रेवेन्यू रेलिवेंट होगा जो डिसीजन के यस और नो में डिफरेंट हो। तो जो कॉस्ट डिसीजन के यस नो में एक जैसी रहे वो कभी रेलिवेंट नहीं होगी, और वो रेवेन्यू जो डिसीजन के यस और नो में सेम रहे वो भी कभी रेलिवेंट। अब बताएं, वो जो 5,000 आए वो बॉब ना हो फिर भी आ गए, और अगर बॉब से हमारी डील हो गई फिर भी आ गए। यहां तक क्लियर? अब सुने, 4,000 मुझे कब मिलते? जब मैं स्क्रैप करके बेचता। ओके, अगर मैं फ्लैश हार्ड को बेचूंगा, सॉरी बॉब को बेचूंगा, तो 4,000 नहीं मिलेंगे, फिर तो बॉब से जो प्राइस तय होगी वो मिलेगी। अब देखें, बॉब ना हो तो 4,000 आएंगे, अगर बॉब से डील हुई तो 4,000 नहीं आएंगे। अब देखो, यस में कुछ और, नो में कुछ और। अब वो सामने बॉब है, अब हम बॉब को क्या कहने लगे? तुम्हारी वजह से 4,000 आने वाले नहीं आए, ये 4,000 भी हम तुमसे रिकवर करेंगे, तुम्हें चार्ज करेंगे। यही हमने सीखा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है बच्चों? फायदा आने वाला ना आए तो जिसकी वजह से वो फायदा आना रुक जाता है वो नुकसान हम उसे चार्ज करते हैं, ऑल्दो ये प्रैक्टिकल आउटफ्लो नहीं होता। फायदा आना था, नहीं आया तो लॉस। कॉस्ट जानी थी, नहीं गई तो गेन। अब ये 4,000 हम इस प्रोजेक्ट को चार्ज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से 4,000 हमें नहीं आए। अभी लिखिएगा मत। अब आए जहां रुके थे, द रेंट ऑफ अ वर्कशॉप टू कैरी आउट द मॉडिफिकेशन वर्क ऑफ ₹100। रुक जाए, ये लाइन मैंने पढ़ दी। अब मुझे बताएं, अगर बॉब ना होता तो मॉडिफिकेशन होती? भाई आप जो पूछ रहे थे आपकी बात का जवाब है इसमें। आप कहते हैं ना पीरियड कॉस्ट है तो ये रेलिवेंट कैसे है? आप सुनिएगा, अगर बॉब ना होता तो ये मॉडिफिकेशन होती? नहीं होती। बॉब है तो ये मॉडिफिकेशन हो रही है। अच्छा, बॉब ना होता तो वर्कशॉप किराए पर लेता?
बॉब ना होता ना लेता, और बॉब है तो वर्कशॉप किराए पर ले रहा हूं। इसका मतलब अगर बॉब नहीं तो ये कॉस्ट भी नहीं, और अगर बॉब का प्रोजेक्ट है तो ये कॉस्ट भी है। तो बताएं ये कॉस्ट किसके लिए इनकर हो रही? बॉब के प्रोजेक्ट के लिए। तो चार्ज भी किसे होनी चाहिए? बॉब के प्रोजेक्ट को। अब पॉइंट ये है, अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती तो पर एक्टिविटी होती, क्या होती? लेकिन यहां तो लमसम है कितना? 100। अब याद करें फिक्स कॉस्ट एस्टीमेट भी, इनकर भी, इनमें डिक्रीज भी, इनमें इंक्रीमेंट भी लमसम होता है। इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं? लिखे इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट सब्जेक्ट बड़ा मजेदार है, अगर इसको आप इन्वॉल्व होकर एंजॉय करके पढ़ें। इसके लिए दिमाग अप्लाई होता है, उसे आपने वर्ल्ड कप में लगाया हुआ है। काइंडली वहां से निकले, रिक्वेस्ट है आपसे जी। बस बस इतनी मेरी नसीहत सुने, आगे चले। हाँ माशाल्लाह उस पर पूरी कमेंट्स देते हैं। द चेंज इन, प्लीज बेटा, द चेंज इन फिक्स कॉस्ट, the change in fixed cost in upward side का मतलब increase, the change in fixed cost in upward side is known as incremental fixed cost or differential fixed cost। कौन सा वर्ड यूज किया? इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल? डिफरेंशियल निकला है डिफरेंस से, और याद रखिएगा जितनी चेंज होती है वो डिफरेंस ही होता है भाई। जितनी चेंज होगी वो क्या होगा? इसलिए कुछ ऑथर इसे कह देते हैं इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, और कुछ लोग इसे क्या कह देते हैं? डिफरेंशियल फिक्स कॉस्ट। अब मुझे बताएं, वो जो फिक्स एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट था वो रेलिवेंट कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन रेट नहीं, वो इररेलेवेंट है, उसे मैंने छोड़ दिया। अब बताएं, ये जो फिक्स एफओएच रेंट की शक्ल में है, ये रेलिवेंट कॉस्ट है? क्यों रेलिवेंट है? बॉब की वजह से हुई। कितनी हुई? 100 है। नहीं भाई 210 तो जनरल है। 210 क्या है? जनरल। प्लीज प्लीज जी पढ़ ले बेटा, पढ़ लो मेरी जान, प्लीज प्लीज। ठीक है चले अगली बात सुने। फिर क्या कह रहे हैं बेटा? प्लीज जो सोए हुए उन्हें सोने दीजिए, क्यों उनकी नींदों को खराब करते हैं? ना जगाया करें, सोने दे। एंड द हायर ऑफ अ स्पेशल मशीन कॉस्टिंग, एक मशीन हायर की है, कॉस्टिंग 200 नीडेड टू शेप द कंपोनेंट। अब ये 200 की जो मशीन हमने हायर की और हायरिंग चार्जेस दिए, अगर बॉब ना होता तो ना देते, बॉब है तो दे रहे हैं, तो ये भी फिक्स कॉस्ट का कौन सा पोर्शन बना? इंक्रीमेंटल। कौन सा बना? अब फिर यहां पे लिख दें, क्या नाम है? हायरिंग चार्जेस है। कितने हैं हायरिंग चार्जेस? 200। तो वर्कशॉप का किराया बॉब की वजह से, हायरिंग चार्जेस बॉब की वजह से, जनरल फिक्स कॉस्ट बिजनेस की वजह से। तो जो बिजनेस रीजन बने उसे इग्नोर कर देंगे, जिस कॉस्ट की हम रीजन बनेंगे उसे हम इंक्लूड कर देंगे। अब इससे आगे बताएं, वो 4000 लिख दो, वो 4000 लिख दो, उसको नाम दे दें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। क्या नाम दे दें? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा भाई, रेलिवेंट कॉस्टिंग का एक और बात याद रख लें, जिद नहीं लगानी कॉन्सेप्ट के साथ, माइंड ना कीजिएगा। हम कहते हैं जो हमारे जहन में आया ना कॉन्सेप्ट वैसे बनना चाहिए, वैसे नहीं बनेगा। आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। यह बात इसमें याद रखिएगा जहन में। एफर्ट 2 में आपको कन्विंस करना टीचर के लिए आसान है। वजह, जहां आप बहस करते हैं वो कहता है खोलो वो लाल रंग की बुक,
आप वो बुक खोलते हैं, वहां क्लियर कट लिखा होता है ऐसे करो, आप चुप हो जाते हैं। यहां क्योंकि डेली लाइफ है, क्रिएटिविटी ज्यादा है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अभी समझाया, फिर वही जी सुनिएगा प्लीज अपॉर्चुनिटी हमारे पास 4,000 जी। हमें ये भी तो हो सकता है वो 5,000 अगला बंदा दे तो 4,000 क्लास। जब वो 5,000 देगा तो जब भी तो हम बात करेंगे ना प्यारे भाई। अभी तो इसी को निपटाना बड़ा मुश्किल हुआ है, इसलिए जो स्क्रीन पर है उसके मुतालिक सोचना है ना। क्वेश्चन ये आया है ना, हमने इसे सॉल्व करना है। अब आप जो सोच रहे हैं वो उसके साथ क्या वर्ड है? अगर तो क्वेश्चन में आया ही नहीं, जो आया है उसे मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। अगर लिखा हुआ आएगा तो उसको उस वक्त सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए कि अगर आप इसकी ब्रांचेस बनाएंगे ना तो फिर कंफ्यूज जैसे समझाने के लिए बता रहा हूं। एक डेटा गिवन है, उस डेटा के पैरामीटर्स में आंसर कुछ और बनेगा। यार प्लीज, खुदा का वास्ता है यार, प्लीज प्लीज तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बोलने दीजिए मुझे। आप दरमियान में पता नहीं शुरली सी चीजें हैं आप यार। फीमेल्स को कहा करते थे वो ज्यादा बोलती हैं यार, तुमसे तो सबर ही नहीं होता। साथ वाला रोके यार, बर्दाश्त कर यार। अब दोबारा सुनो, पैरामीटर्स में रहोगे ना बेटा तो फिर चीजें रिजॉल्व होती हैं। होता क्या है कि एक फिगर हमारे पास आई, अगर हम इसके साथ अगली चीज को विजुअलाइज करेंगे ना, इमेजिन करेंगे, तो ये हिट होगा। और जो आपके जहन में आ रहा है ये भी क्वेश्चन बैंक के एक क्वेश्चन में है, वहां उस फिगर का है कि मिलते इतने और नया आने वाला इतने देगा, तो फिर मैं किसको लूंगा? चेंज को। किसको लूंगा? चेंज को। लेकिन अभी क्योंकि वो बात इसमें नहीं है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ें क्या जी प्यारे भाई? ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है कि मैंने एक चीज सेल लगाई, एक बंदा कह रहा है मैं 4,000 की लूं, दूसरा कह रहा है मैं 6,000 की लूं, तो मैं कहूंगा नहीं यार उससे मेरे जो 4,000 हम तो मैं वो भी मैं तुमसे लूं। इसमें इस तरह देखो मेरे दोस्त, जब हम रियल लाइफ में होते हैं ना तो हम ये कहते हैं मार्केट जो है वो एफिशिएंट है। ये आप सीए फाइनल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मार्केट हाइपोथेसिस, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। सुन लीजिए ये क्या है जो ये बच्चा कह रहा है कि सर ये बड़ा अजीब लगता है कि ये 4,000 दे रहा है, कोई और आए और वो कहे 6,000। अब आपका रूल अप्लाई होगा विच एवर इज लोअर या विच एवर इज हायर। तो ऐसा क्यों होता है कि एक बंदा एक कीमत ऑफर कर रहा है, एक और साथी आता है उसी मार्केट का पार्टिसिपेंट, वो मुझे ज्यादा भी ऑफर कर सकता है और कम भी ऑफर कर सकता है। ये तो हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। हम एक शॉप पे गए और हमने एक चीज पसंद की, अब उसने बताया 80,000 का, हमने बार्गेन किया और 70 का ले लिया। अब 70 का लेकर हम आगे चले, अगली शॉप पे गए, वैसे ही पूछा कितने का है, तो उसने कहा भाई 69,000 का। आपने कहा कितने में फाइनल होगा? 65 में। अब आपने कितने का लिया? 70 का। अगली शॉप वाला आपको कितने पे कन्विंस कर रहा है? 65 पे। ये तो रियल लाइफ है कि एक प्राइस प्रीवेल करती ही नहीं है। उसकी रीजन मैं बता रहा था, हर मार्केट पार्टिसिपेंट के पास जो इंफॉर्मेशन सेट होता है वो एक लेवल का नहीं होता। किसी के पास पुरानी इंफॉर्मेशन होती है, किसी के पास एवरेज होती है और किसी के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन? जैसे सम टाइम हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चला डॉलर 5 रुपए महंगा हो गया। सुन ले प्लीज, उस दिन आपका दोस्त रात को कॉल करता है, ओ भाई डॉलर सुबह महंगा हो रहा है, खरीद लो। अब उसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन है? इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। अब जब वो मार्केट गया तो उसने मैक्सिमम बाइंग कर रहा है। क्यों? उसके पास इंफॉर्मेशन सेट कुछ और है और मेरे जैसे के पास इंफॉर्मेशन सेट कुछ और है। तो ये इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये मार्केट के हाइपोथेसिस होती हैं जिसकी वजह से तमाम पार्टिसिपेंट्स के पास सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए हर पर्सन जो इंफॉर्मेशन उसके पास होती है उसकी बेस पर ऑफर देता है। जितनी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी इतनी इसकी बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा या कम? भाई मेरे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा, और जिसके पास एवरेज है एवरेज, और जिसके पास लोएस्ट है उसके पास लोएस्ट। तो ये नहीं कह सकते इम्प्रैक्टिकल होता जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इस 4,000 को क्यों इंक्लूड करें। वजह ये है कि
एक चीज मैंने सेल पे लगाई है, एक बंदा कहता है मैं 4 में रखूंगा, दूसरा कहता है मैं 6 में खरीद लूंगा। मतलब बॉब आया वो दूसरा, वो कहता है मैं 6 में खरीद लूंगा सर्टेन मॉडिफिकेशन। हम उसे कहेंगे कि नहीं यार वो मेरे से 4 में खरीदा था, वो 4 में मैं तुमसे खरीदूंगा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो भाई, हमने रेलिवेंट कॉस्टिंग का पॉइंट ये बनाया था। अच्छा ये जो मैं कॉस्ट लिख रहा हूं जरा सुनिएगा, ये जो मैं कॉस्ट कल से लिख रहा हूं, ये एरोप्लेन बनाने की कॉस्ट है या मॉडिफिकेशन कॉस्ट? ठीक है, अब ये मॉडिफिकेशन कॉस्ट है, ये तो मैंने सारी लिख ली। वो जो बना हुआ जहाज था उसकी कोई कॉस्ट लगी होगी, लगी होगी। वो जो कॉस्ट लगी होगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट संक कॉस्ट होती है, इसलिए उस कॉस्ट का तो यहां जिक्र है ही नहीं। वो कॉस्ट जो लगी हुई है वो आज मुझे कितना दिलवा रही है? 4000। तो बॉब को क्या कहूंगा कि भाई ये भी इनकर हो रहा है, और तुम्हारी वजह से जो 4000 उस कॉस्ट की रिकवरी थी वो भी नहीं आएंगे, तो वो भी मैं आपसे क्लेम करूंगा। ये रीजन है बेटा, उस कॉस्ट की रिकवरी वैल्यू समझ लें। वो 4000 क्या है? एरोप्लेन बनाने की जो कॉस्ट लगी थी उसकी रिकवरी वैल्यू, वो मैं इससे क्लेम कर रहा हूं। या ये समझ लें कि उस पे हजारों लाखों जितने भी पैसे लगे, आज मैं उसको 4000 की एक वैल्यू दे रहा हूं। कोई और? आगे पढ़िए प्लीज बेटा, प्लीज बातें ना करें, बाकी सब कुछ करें। अब जरा देखें, अब फिर जरा ध्यान से सुनना है। जरा पिछली पेज पे आए, क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट। भाई लिखा हुआ है लास्ट में, देखें पिछले पेज पे जहां टेबल बना हुआ है पूरा, लास्ट में देखें कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट। अब सुनिएगा, यही है ना? अब सवाद के वालिद साहब ने, क्या नाम है आपका? फैजान अहमद के वालिद साहब, रिजवान अहमद साहब के वालिद साहब ने कहा तुम कैफ इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई करो, मैं तुम्हें एप्पल का लैपटॉप दिलवाऊंगा। ठीक है, अब इधर क्लासेस हो रही हैं, प्लीज यार इधर क्लासेस हो रही हैं, ये हफीज सेंटर पहुंचे हुए हैं, और हर हफीज सेंटर की शॉप से क्या ले रहे हैं? कोटेशन। क्या ले रहे हैं? कोटेशन ले रहे हैं। इधर क्लासेस मिस हो रही है, लेकिन हजरत जी कोटेशन। अब इनके बैग में बुक्स कम है और कोटेशंस ज्यादा है। कोटेशंस इन्होंने बैग में रख ली। कैफ इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। अब्बा जी के पास गए तो उन्होंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। अब लैपटॉप खरीदने नहीं गए, नहीं है ना? अब क्या ये मैं इमेजिन कर सकता हूं या सोच सकता हूं कि अगले दिन हफीज सेंटर के सारे शॉपकीपर्स इनके घर के आगे धरना देंगे कि तुमने हमसे कोटेशन बनवाई, उस कोटेशन में हमारा टाइम और कॉस्ट लगी, आज वो कॉस्ट हम तुमसे रिकवर करेंगे। ऐसा होता है कभी? नहीं होता। अब गौर से सुनो, ये कोटेशन किसने बनाई? भाई सुन लें प्लीज, ये बोलने में ही आंसर है। फ्लैश आर्ट ने। किसके लिए? बॉब के लिए। बॉब इसकी कोटेशन को यस कर दे, फिर भी ये पैसे इनकर हुए, और अगर नो कर दे फिर भी इनकर हुए। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, वो कॉस्ट जो यस और नो में सेम रहे वो कभी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी। अब वो कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट इधर नहीं आएगी, उसका आंसर इररेलेवेंट कॉस्ट है। और इररेलेवेंट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? बॉब यस करे फिर भी इनकर होगी, बॉब नो करे फिर भी इनकर हो चुकी, तो मेरे डिसीजन पर इसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इसलिए यहां इसको इंक्लूड भी नहीं करेंगे। लिख रहे 100 के साथ, बॉब यस करे या नो करे, इट हैज टू बी इनकर्ड। प्लीज प्लीज बेटा लिखते जाएं, शाबाश। बॉब यस करे या नो करे, इट हैज टू बी इनकर्ड। इससे पहले जो है
कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट के ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, शुरू से पढ़े। मटेरियल की इतनी कॉस्ट, लेबर की इतनी कॉस्ट, एफओएच की इतनी कॉस्ट। तो बताएं वो ये कैलकुलेशन कर चुका या करना बाकी है? कर चुका, टाइम लग चुका। जब टाइम लग गया तो इसका मतलब रिसोर्स लग गया, तो ये कॉस्ट इनकर होनी नहीं है बल्कि हो चुकी है। कैसे? आप एएफसी में अगर राइज आए होंगे तो जमीन, सुन ले बेटा, जमीन ने आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, आपको नहीं कह रहा, पीछे बच्चों को कहता, जमीन ने इंफॉर्मेशन दी, आप उसके बाद पैक चले गए। ठीक है, प्लीज यार अब सुन लो, फिर बड़ा मुश्किल है यार आप लोगों के साथ ना, टीचर का फुल टेम्परामेंट चेक करते हो। जमीन ने जो टाइम लगाया वो वापस नहीं आएगा। आप एडमिशन लें या ना लें, जमील की एफर्ट लग गई। अब जमील को जो राइज ने पैसे देने हैं वो देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने पैसे किस चीज के लेने हैं? इंफॉर्मेशन देने के। एडमिशन हो या ना हो, तो ये कौन सी कॉस्ट हुई? क्या कॉस्ट हुई? इररेलेवेंट। अच्छा, कमिटेड कॉस्ट का पता है? कमिटेड कॉस्ट क्या होती है? FR1 में पढ़ा था, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट और कमिटेड कॉस्ट। नहीं सुने? सुने भाई, कमिटेड कॉस्ट होती है कि मैंने कॉस्ट इनकर कर ली, अभी पैसे नहीं दिए। अभी ना लिखना, कमिटेड कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इनकर कर ली, पैसे नहीं दिए। और संक कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट भी इनकर कर ली और पैसे भी दे दिए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट या पूरी अकाउंटिंग इस सोच से पढ़नी है कि आप पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में कमिटमेंट का मतलब मोबाइल ऑफ, यही होता है ना। हम किसी को कहते हैं कल आई, कल तुझे पैसे दूंगा। अच्छा, हम कहते हैं इंशाल्लाह, वो कहता है इंशाल्लाह नहीं, कसम खा। फिर हम कस्में खाते हैं और अगले दिन हम मोबाइल को बंद करते हैं, ये अप्रोच हटा दें। अब सुनिएगा, कमिटमेंट का मतलब मैंने कॉस्ट इनकर कर ली और पैसे कहा कल दूंगा। इंटरनेशनल मार्केट कहती है अगर कमिटमेंट कर ली तो कुछ भी हो तुमने पैसे देने ही देने हैं। अब बताएं, क्या कमिटमेंट से डाइवर्ट किया जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में? नहीं। तो कमिटेड कॉस्ट भी एक तरह की संक कॉस्ट है, ऑल्दो अभी पैसे नहीं गए। लेकिन कमिटेड कॉस्ट क्या होती है? एक ऐसी कॉस्ट जो इनकर हो गई, पैसे देना बाकी है। प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज, एक ऐसी कॉस्ट जो इनकर हो गई, पैसे देना बाकी है। और संक कॉस्ट क्या होती है बच्चों? कॉस्ट इनकर हो गई और पैसे भी दे दिए। इंटरनेशनल मार्केट में, बोलिए, इंटरनेशनल मार्केट में दोनों कॉस्ट सेम कंसीडर की जाती है। आप कमिटमेंट कर चुके तो पैसे दिए या नहीं दिए, अब आप इससे क्या नहीं कर सकते? स्किप नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। तो फिर कमिटेड कॉस्ट भी इररेलेवेंट और संक कॉस्ट भी इररेलेवेंट। मसलन कमिटेड कॉस्ट की एग्जांपल, आपने राइस में एडमिशन लिया, एक इंस्टॉलमेंट क्लासेस के स्टार्ट में दी, दूसरे की कमिटमेंट की रिजल्ट के 1 वीक के बाद देंगे। किसी वजह से अभी पैसे नहीं आए, आप क्लासेस पढ़ते जा रहे, तो आप जैसे जैसे क्लास पढ़ते जा रहे हैं, ये कॉस्ट आपकी कौन सी कॉस्ट बनती जा रही है? कमिटेड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? कमिटेड कॉस्ट। एक बच्चा आया, उसने एडमिशन के वक्त ही 100% पे कर दिया, अब यही कॉस्ट उसके लिए क्या है? संक कॉस्ट है। अब पाकिस्तान में कमिटमेंट का मतलब नहीं लेना, इंटरनेशनल मार्केट में कमिटमेंट का मतलब है कि एथिकली आपने सर्विस ली है, थोड़ा डिले है पेमेंट में, लेकिन आप वो पेमेंट जरूर करेंगे। तो ये जो जरूर करना है, ये इस पैसे को आपकी थिंकिंग से सेपरेट कर देता है और आप सोचते हैं भाई ये पैसे तो देने ही देने हैं, मैं इसे किसी किस्म की कोई अवॉइडेंस क्रिएट नहीं कर सकता, करूंगा तो वो अनएथिकल है। और इंटरनेशनल मार्केट अनएथिकल बिहेवियर को फोर्सी नहीं करती और अपनी बुक्स में भी नहीं लेकर आती। जी प्यारे भाई, कुछ पूछ रहे? कौन सी? जी बनती, मॉडिफिकेशन ना होती नहीं, फिर ना बनती।
इसलिए कि फ्लैश हार्ट ने ऊपर वाला पूरा काम कर लिया। फ्लैश हार्ट ने ऊपर वाला पूरा काम कर लिया। जब उसने काम कर लिया, बॉब यस करे या नो करे, ये काम हुआ हुआ अवॉइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब काम हो गया। काम हो गया तो मुझे ये पैसे रिपोर्ट बनाने वाले को देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मैं उसे कहूं यार बॉब यस करेगा तो पैसे ले लेना, नो करेगा तो ना लेना, तो वो मानेगा? नहीं मानेगा ना। इसका मतलब बॉब के यस या नो दोनों केसेस में मुझे ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इसलिए दे रहा हूं इस कॉस्ट। नहीं, लगा नहीं है, लगना है, लगा नहीं है। अभी मॉडिफिकेशन हुई नहीं है, मॉडिफिकेशन ही का तो टेंडर बना रहे हैं। ये जो एस्टिमेशन है इसके मैंने पैसे दिए हैं। ये जो एस्टिमेशन है ना बेटा, ये इसके पैसे हैं। कॉस्ट ऑफ बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट का मतलब ये ऊपर जो सारा डाटा लिखा हुआ है इसके बनाने की कीमत, और ये किसी एक्सपर्ट ने बना के दी। मैं उस एक्सपर्ट को ये नहीं कह सकता यार बॉब यस करेगा तो ले लेना पैसे, नो करेगा तो छोड़ देना। वो कहेगा भाई ये मेरा हेडेक नहीं है, मैंने तुम्हें बनाकर दे दिया, मुझे मेरी सर्विस के पैसे दे दो, तुम जानो और बॉब जाने। ये रूटीन होती है जी। जी अब सुने, समटाइम आप किसी वैल्यूअर को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? वैल्यूअर को। पहले लोग आया करते थे, सर एक घर के इलेक्ट्रिशियन की बात कर लें, आप मार्केट गए, इलेक्ट्रिशियन को कहा यार आके देखना इस रूम में एसी लग सकता है या नहीं लग सकता। पहले इलेक्ट्रिशियन आया करते थे, देखा करते थे, अगर लगने की अपॉर्चुनिटी होती थी तो वो लगा दिया करता था, नहीं होती थी तो बेचारा खाली हाथ वापस चला जाता था। मेल स्टूडेंट जानती हैं, अब इलेक्ट्रिशियन सॉरी बच्चों, अब इलेक्ट्रिशियन को कहें यार घर में जरा फला रूम को क्या करना है, एवेल्युएट करना है कि उधर एसी लग सकता है या नहीं। तो इलेक्ट्रिशियन क्या कहता है, 500 रुपए विजिट के लूंगा। 500 रुपए विजिट के, यानी काम देखने के। काम समझ में आया तो कर दूंगा, नहीं तो 500 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। ये वो पैसे हैं बेटा। पास्ट में जब वो रैशनल नहीं था तो मेरे जैसा क्या करता था, दिखा दिया करता था, बाद में कहता था जब करवाना होगा ना मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब वो इलेक्ट्रिशियन क्या हो गया, रैशनल। वो कहता है करवाना होगा, उसके अलहदा पैसे होंगे, मेरे विजिट के अलहदा पैसे। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट उसी तरह की एक कॉस्ट है कि आप मुझसे काम करवा रहे हैं, मुझे पैसे दें, आप जाने और बॉब जाने। जी भाई, मिनिमम प्राइस ही तो मैं कैलकुलेट करूंगा जी। क्या ये से ऐड करके बॉब को दे दें 100 के इतनी आपकी मिनिमम प्राइस में, ये तो वो कहेगा तो ऐड करूंगा ना। मिनिमम प्राइस का मतलब नहीं, ये सब वो कॉस्ट हैं जो अवॉइडेबल हैं। सुन ले भाई, ये सारी कॉस्ट जो कल से बना रहा हूं ये क्या है, अवॉइडेबल। और कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट अनअवॉइडेबल। वेरी सिंपल रूल। कैसे? बॉब ना हुआ तो, बॉब ना हुआ तो ये 4000 मुझे मिल जाएंगे। बॉब ना हुआ तो ये इनकम नहीं होगा। बॉब ना हुआ तो ये इनकम नहीं होगा। बॉब ने यस ना किया तो ये इनकम नहीं होगा। अब बताओ अगर बॉब ने यस ना किया तो कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट इनकम होगी या नहीं होगी? होगी, इसलिए मैं उसे कंसीडर नहीं कर रहा। वेरी सिंपल रूल। एवरी फ्यूचर कॉस्ट इज रेलिवेंट एंड एवरी कमिटेड कॉस्ट इज इररेलेवेंट। रूल वही है, मोटा सा एक रूल। मेरे डिसीजन पर जो इंपैक्ट देगा वो रेलिवेंट और जो इंपैक्ट नहीं देगा वो इररेलेवेंट। अब आ जाए पेज नंबर 554, आखिरी लाइन पढ़े। आखिरी लाइन क्या लिखा हुआ है? ही इज अनसर्टन। ये वाली लाइन पढ़े, ही इज अनसर्टन पढ़े। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
आपने कहा फ्लैश आर्ट तुमने जो रिपोर्ट बनाई है या जिससे भी बनवाई है कोई ज्यादा ऑथेंटिकेटेड नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। फ्लैश आर्ट ने कहा यार तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम जरा रिव्यू कर दो। आपने कहा 150 रुपए लूंगा। कितने? 150 रुपए। अब गौर से सुने, ये कल से जो मैं और आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कितने पैसों के लिए कर रहे हैं? 150 रुपए के लिए। प्लीज प्लीज, बॉब ने जो ओरिजिनल बनाई उसके कितने पैसे दिए? 100 रुपए। लेकिन वो भी सही नहीं बनी, इसलिए आपसे कह रहा है यार तुम क्वालिफाइड लोग हो, तुम बना के रिव्यू करके मुझे फाइनल कर दो। अब मुझे बताएं, आपने ये सारा काम करके दे दिया। फ्लैश आर्ट ने इस पेपर को उठाया, बॉब के पास ले गया। बॉब ने कहा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वापिस आ गया, गेट पे आप खड़े हुए हैं, मूड उसका ऑफ है, आपको 150 रुपए देगा? देगा? अच्छा, बॉब ने यस कर दिया, फ्लैश आर्ट का मूड बड़ा फ्रेश है, वापिस आया, आपने कहा 150 देगा? तो इन एनी केस आपको तो 150 मिलेंगे। अब मुझे बताएं ये रेलिवेंट या इररेलिवेंट? इररेलिवेंट। वेरी सिंपल रूल। अब इस पे मजीद हम डिबेट नहीं करेंगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि फिर कोर्स जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि तमाम कॉन्सेप्ट एक ही सीक्वेंस में जा रहे हैं। मुझे हिट करे तो रेलिवेंट, मुझे हिट ना करे तो इररेलिवेंट। अब बताएं कॉस्ट ऑफ रिव्यू लूं? नहीं लूंगा। अब टोटल कर दें। एक मिनट बेटा, जरा टोटल करवा लूं फिर आपकी बात सुनता हूं। सारी कॉस्ट टोटल कर दें। सिर्फ ये टोटल ना कीजिएगा, कल वाली भी टोटल करनी है। 98 भाई चेक कर लें, कोई एक चीज चेंज करना क्या? नहीं, उसमें मैंने लाइन भी लिखवा दी थी ना, लाइन लिखवा के चेंज कर दिया था। भाई आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि बी में मैंने एक लाइन ऐड की हुई है, टेंशन ना लीजिएगा। मटेरियल बी में मैंने एक लाइन ऐड की हुई है जिससे आंसर हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये आ गई फिगर। अब बताएं इसे क्या नाम दूं? भाई क्या नाम दूं? रेलिवेंट कॉस्ट। क्या नाम दूं? अब बताएं कौन सी प्राइस मांगी? भाई कौन सी प्राइस मांगी? देखें रिक्वायरमेंट पढ़े। मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस में प्रॉफिट बताएं कितना रखूं? 0। तो कह सकता हूं जो रेलिवेंट कॉस्ट होती है वही हमारी बोले मिनिमम प्राइस होती है, मिनिमम प्राइस होती है। ये मेरा आंसर है। जी भाई आप कुछ पूछ रहे हो? जी थोड़ा ऊंची बोले। नहीं सुने, मॉडिफिकेशन करवाऊंगा तो लेबर पैसे लेगी या मॉडिफिकेशन किए बगैर लेबर पैसे लेगी? करवाऊंगा तो लूंगी। और मैंने देखे लेबर में सिर्फ वो वैल्यू लिखी है जो बॉब की वजह से इनकर होगी, जो बॉब की वजह से इनकर नहीं होगी वो मैंने इस फिगर में शामिल ही नहीं की। तो याद रखें ये वो फिगर है जो अवॉइड हो सकती हैं। दूसरा लिख लो, रेलिवेंट कॉस्ट इज अ अवॉइडेबल कॉस्ट। लिख लें, रेलिवेंट कॉस्ट इज अ अवॉइडेबल कॉस्ट। नहीं, उसमें से जो 2500 है, 2500 लिया था, ये वो वाला क्वेश्चन है। एक मिनट भाई, मटेरियल डी ये कह रही है जी वो अनअवॉइडेबल है। मैं 7 kg इस्तेमाल भी कर लूं तो फिर भी 200 रुपए लगेंगे, और अगर मैं 7 kg ना इस्तेमाल करूं फिर भी 200 लगेंगे। तो मेरी वजह से बिजनेस की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए मैंने डी के सामने नील लिखा था। नहीं, हमने पैराग्राफ की बेस पर डिसीजन लेना। जरा पैराग्राफ पढ़ें क्या है कि 20 kg है और वो डेंजरस है, अगर यहां इस्तेमाल ना हुआ तो आप उसे डिस्पोज ऑफ करेंगी,
और 20 केजी को डिस्पोज ऑफ करने का खर्चा 200 रुपये। ठीक है, आपने तो बेटा प्लीज 7 केजी इस्तेमाल कर लिए, अब बाकी कितने बचे? 13 केजी। जब 13 केजी को आप बाहर फेंकवाएंगी तो कितने पैसे लगेंगे? 200। तो बताएं पहले कितने लग रहे थे जब मैं नहीं था, अब कितने लग रहे हैं? तो 200। मेरी वजह से कॉस्ट में कोई इंक्रीज आया? नहीं। मेरी वजह से कोई कॉस्ट में डिक्रीज आया? कॉस्ट जहां पहले थी मेरे प्रोजेक्ट के बाद भी वहीं पर है। जब कॉस्ट में कोई चेंज ना आए तो मुझे कोई कॉस्ट भी चार्ज नहीं होगी। अब सुने अगली बात, मेरी वजह से कॉस्ट अप हो जाती तो जितना अप होती वो मुझे चार्ज होता। अगर मेरी वजह से कॉस्ट डाउन हो जाती तो जितना डाउन होती मुझे उसका क्रेडिट मिलता। मेरी वजह से बैलेंस रहे तो मुझे कुछ चार्ज नहीं होगा। मेरी वजह से इंक्रीज हो तो जितनी इंक्रीज होगी वो चार्ज करूंगा। मेरी वजह से डिक्रीज हो तो जितना डाउन होगा उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। ये घंटे है, 7 रुपए रेट है। नहीं, जब रेट पर आवर होता है, जब रेट पर आवर होता है तो कभी भी हम लेबर को बिठाकर पैसे नहीं देते जब तक परमानेंट का वर्ड यूज नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में देखें कहीं ऐसा वर्ड है कि हम ऑलरेडी उसे पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, और वहां 7 रुपए घंटा लेकर जा रहे हैं। वो लेबर जब यहां आएगी तो शाम को मेरे सेगमेंट से पैसे मांगेगी। काम मेरे सेगमेंट में किया ना, तो मेरे सेगमेंट से पैसे मांगेगी। किस रेट पर? 7। ये 7 मेरे प्रोजेक्ट में लगने की वजह से दिए। शाम को लेबर चली गई, रात को बॉस की कॉल आ गई कि अंसारी तुम्हारे सेगमेंट की वजह से बिजनेस को, तो 7 रुपए किसे दिए? लेबरर को। 6 रुपए किसे कंपनसेट करूंगा? बिजनेस को। मुझे टोटल कितना खर्चा पड़ा? अब जब मैंने ये फिगर देखी तो मैंने बॉस को कहा ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने आपसे नहीं लेनी लेबर। वो कहता जाओ मार्केट चले जाओ। मार्केट में बाहर लेबरर्स बैठे हुए, मैंने कहा काम करोगे? जी करेंगे। क्या रेट लोगे? 20 पर आवर लेंगे। मैंने यहां से कैलकुलेशन की तो 1500। अब बताएं बीइंग अ रैशनल सेगमेंट मैनेजर मैं ये कॉस्ट इनकर करवाऊं या ये कम? मैंने कम ले ली। क्लियर? ये देखना मेरी वजह से जो कॉस्ट इनकर हो। अब सुने भाई होमवर्क, कल कोई असेसमेंट तो नहीं है? जी सर, वो तो माशाल्लाह मैं पिछले कई टेस्ट में देख रहा हूँ तैयारी का जो लेवल है, यकीन करें मैं वाकई बहुत खुश होता हूँ आप लोगों की कमिटमेंट लेवल से। अल्लाह करे आप स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे।